शताब्दियों से बनाई गई ये यूनिक और ट्रेडिशनल क्रिएशंस जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उसमें मौजूदी प्रक्रिया जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, इसे टेराकोटा आर्ट फॉर्म कहते हैं। बहुत ही प्राचीन और वर्सटाइल ये आर्ट फॉर्म है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तकारी की दुनिया में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल अवॉर्डी गिरिराज प्रसाद जी। माटी कहे कुम्हार से तू मत रोंदे मोए, और कोई दिन मौका आएगा मैं रोन दूंगी तोए। और अब जो आया है ये पगमिल, अब ये दोहा ख़त्म हो गया है, माटी मशीनों से बन रही है। और ये जो नए पगमिल हैं हमारे पास, बड़े बड़े पगमिल आए हैं, इनमें मिट्टी तैयार करके और मिट्टी के इस तरह के जो लोथड़े बना करके जो मिट्टी अच्छे से जो तैयार होती है, उससे क्या है कि हमारी बेकिंग में फ़ायदा होता है और हमारी बनाने की जो शेप है उसमें बहुत अच्छा हमें इजाफा मिलता है। ये टेराकोटा क्या है कि ये 4-5 मिट्टियों का मिश्रण है, उसको बना के सुखा के और छान के तब इसको तैयार किया जाता है। तो इसमें 4-5 मिट्टियाँ हैं, एक रेड क्ले आती है, एक ब्लैक क्ले है, ब्राउन है, बालुई मिट्टी है। इनको छान के वॉश करके तब इसको तैयार किया जाता है। और उसकी इलास्टिसिटी को देखना है कि उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, उसको टेराकोटा कहते हैं। तो सर, आपका जन्म राजस्थान में हुआ है और राजस्थान की ही इसको पॉटरी व्हील तो कहते हैं। वहाँ से लेके अभी तक का सफ़र जो है वो जानना चाहेंगे। मेरा जन्म राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में करौली गांव में हुआ है। और वहीं पे मैं बचपन से और वहाँ पे कम से कम 10 साल की उम्र में वहाँ मैं छोटी छोटी पोट्री बनाता था। और बनाते बनाते उस समय हमारे फादर दिल्ली आया करते थे। शहरों में किस तरह की डिमांड है, किस तरह से लोग इस हमारी आर्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मेरे फादर जो आम बर्तन बनते हैं पानी के, और छोटे छोटे बर्तन बनाते थे जो रेगुलर चला करते थे हमारे भारत में या हमारे राजस्थान में, जो भी बर्तन चला करते थे। उसके बाद में हम जब दिल्ली आए तो हमने ये देखा कि किस तरह की डिमांड है। तो फिर मैंने देखा है, आपके सामने है, ये बड़े बड़े वाज हैं, फाउंटेन हैं, प्लांटर हैं, टेबल लैंप्स हैं, और जो ये स्टूल्स वगैरह हैं। और कुकिंग वेयर तो इतना बनाया है हमने कि काफ़ी कुकिंग वेयर की तो आजकल डिमांड इतने बढ़ते बढ़ते इतने आगे आ गई है कि बहुत लोग सराह रहे हैं कुकिंग वेयर को। टेराकोटा से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, उसके बारे में बताइए। टेराकोटा क्या है कि ये हमारा एक तो पुश्तैनी काम है, और मैं चौथी पीढ़ी में काम कर रहा हूँ। और हमारे जो फादर ग्रैंडफादर थे, मेरे ग्रैंडफादर महलों में काम किया करते थे अलवर में, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी आर्ट बनाई थी। और उस आर्ट को भी मैंने अब मेरे काम में उसको दोबारा से रिवाइज़ करा है। जो कि ये बड़े बड़े घोड़े और ये हिरन वगैरह थे, तो कभी महलों के दरवाज़ों पे, और ये हाथी हैं, महलों के दरवाजे पे हुआ करते थे। टेराकोटा है जो नेचुरल क्ले है, पहले तालाब होते थे, उनसे मिट्टी आती थी, तो उस मिट्टी से जो प्रोडक्ट बना है वो बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही वो काफ़ी टाइम तक चलता है। अब उसके बाद में जैसा कि हम बड़ी पॉटरी देख रहे हैं, इसमें हमने थोड़ा सा मिक्सिंग किया है, कुछ मात्रा में वाइट सीमेंट भी किया है, सेरेमिक पाउडर को भी मिक्स किया है, ताकि ये 750-800 तक जाए। और जो लॉन वगैरह में जो हमारे प्लांट रहते हैं कि वो भुरे ना और गले ना, और उनकी लाइफ जो है ना लंबी चलती रहे। तो मॉडर्न ज़माने की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है जो टेराकोटा से बनाया हुआ होता है? मॉडर्न ज़माने में तो ये एक तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल्स इस काम को जोड़ा है, तो मिट्टी के प्रोडक्ट को मैं समझता हूँ कि पूरे पिछले 100 साल में इजाफा नहीं हुआ, जो इन कारीगरों को अब इजाफा हुआ है। क्योंकि मिट्टी का बर्तन इतना शुद्ध है कि लोगों के मन में बिल्कुल कोई तरह की शंका नहीं है कि जी मिट्टी का बर्तन में कोई स्लो पॉइजन है। तो एक तो वो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात अच्छी ये है कि ये कहीं भी, अब जहाँ भी हमारी जो बड़े बड़े वाज हो गए, लैंप्स हो गए, और साज सज्जा का सामान हुआ, वॉल प्लेटें हो गई हैं, तो हर जगह इसका इस्तेमाल होने लगा है। और टेराकोटा को लोग बहुत लाइक करते हैं।
चलिए सीखते हैं टेराकोटा आर्ट फॉर्म, जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन आर्ट फॉर्म है, अब वो आज के ज़माने में कैसे बनाई जाती है। तो गिरिराज जी, प्राचीन है ये कला और बहुत पुराने समय से आ रही है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो चाक है ये भी बहुत पुराना लग रहा है। पहले जो बनाया जाता था वो इसी पर ही बनाया जाता था। जी हाँ रुचि, ये जो है ना हमारे जो प्राचीन कला है, और प्राचीन ही ये हमारा जो चाक है, ये पुराने ज़माने से ही हम इस पे मिट्टी के बर्तन बना करते थे, और मेरे ग्रैंडफादर भी इसी पे काम किया करते थे उस ज़माने में, और मेरे फादर ने भी काम किया है, और कुछ समय मैंने भी इस पे काम किया है। उसके बाद में ये 80 के दशक के बाद में अब ये जो व्हील, पॉटरी व्हील आए हैं, जो ये इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, और इन पे अब हम काम करते हैं। और काम करने के लिए जैसा कि हमारे लिए इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारे जो ये टूल्स हैं ये काफ़ी इनकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद में इस पे जो है इस प्रकार से मिट्टी को लेकर के, और हम पॉटरी के जो पॉट्स हैं वो अपने छोटे छोटे पॉट्स इस प्रकार से, और ये जो मिट्टी का जो वो तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। कितना पुराना होगा ये? देखने से तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि ये जो चाक है हमारा, ये मेरे ग्रैंडफादर है, मैक्सिमम माने तो ये 150 ईयर्स पुराना हमारा ये जो चाक है, 150 साल पुराना। और ये कभी डंडे पे चला करता था, एक लकड़ी के तिल्ले पे। तो इसको मैंने मॉडिफाई करके, इसको इसमें बैरिंग लगा करके, इसको नए ज़माने की तरह, क्योंकि मैं जब बहुत बड़ी पॉटरी बनाता हूँ तो इन्हीं व्हीलों पे 2-2, 4-4 फीट के जो बर्तन बनते हैं वो इन्हीं व्हीलों पे बनते हैं। इनके जो प्लेटें हैं वो छोटी हैं, और इसलिए आज भी मैं इस पे काम करता हूँ और इनकी हेल्प लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे काम करने में और वहाँ पे काम करने में आपको कितना फ़र्क लगता है? इसमें काम करने में बहुत समय भी लगता था, और हमारे जो कारीगर हैं और हमारी एनर्जी भी बहुत इसमें खर्च होती थी। और आज के ज़माने में जब ये पॉटरी व्हील इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं तो इसमें हमारी एनर्जी भी बचती है, और कम समय में ज़्यादा पॉटरी बन पाती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन पाते हैं। तो इससे आज हमारे को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। के अलावा जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनका नाम हमें बताएं। इसको पॉटरी व्हील कहते हैं, जो कि इस पे हम मिट्टी के इस तरह लोथड़े को रख कर के, और अब इस पे जो है ना नए नए प्रकार के बर्तन बनाते हैं। और इसके साथ में एक ये हमारे पास ये जो थ्रेड्स होता है, जो कि जो आकृति बन कर के तैयार होती है, तो इसे कट करके उसको नीचे रख के फिर ट्रिमिंग के लिए ले जाते हैं। और ये हमारे काफ़ी तरह के ये टूल्स हैं, और इनकी सहायता से सारे बर्तन जो आप देख रहे हैं, इनकी सहायता से मैं बर्तन बनाता हूँ। तो अभी आप इस मिट्टी से क्या बनाकर दिखाने वाले हैं? अब इस मिट्टी से मैं आपके सामने पॉट्स बना के दिखा रहा हूँ, देखिए। किस तरीके के पॉट्स आप बनाने वाले हैं, और किस तरीके के, मतलब ये किन चीज़ों में यूज़ होते हैं? ये जैसे कि मान लो टेबल पे है, फ्लावर वाज जो हो गए, और इस तरीके के मैं पॉट बना के दिखा रहा हूँ। जैसे अब ये आप देख रहे हैं, शेप को देने के लिए ये जो हमारे हाथ और उंगली चल रहे हैं, ये बहुत ही उस तरह आपको लग रहा होगा कि ये शायद जैसा कि हाथों को टच कर रहे हैं, पर इन उंगलियों और हाथ में इतना वो है बैलेंसिंग कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और पॉट एकदम से ऊपर आ जाता है और पॉट बनकर तैयार हो जाता है। अब जैसे ये हम पॉट निकालते हैं इस पे से और बनाते हैं, और उसके बाद में ये लेदर हार्ड हो जाता है नीचे रख कर के इसको, और कभी कम से कम इसको 2 दिन लगेंगे लेदर हार्ड होने में। इसके बाद इसके इन औजारों से, इस तरह के औजारों से इसकी ट्रिमिंग की जाती है, और ट्रिमिंग के बाद में इसकी फिर फिनिश आती है, और फिनिश के बाद में फिर इसकी बफिंग की जाती है, और बफिंग के बाद में फिर इसको ड्राई पर रखा जाता है, और ड्राई पर रखने के बाद हम इसमें कलर करते हैं अपने तरीके से, और कलर करने के बाद फिर भट्टी में डाल करके इसको, और भट्टी में लगाने के बाद में ये बेकिंग पे जाता है। फ्लावर वाज जो है ना किसी प्रकार का बनता है, जैसे अभी ये शेप है। अब कहते हैं ना कि हमारे जो मन और लगन है ना, ये उसका वो है, मैं कहूँ तो वो एक्सपीरियंस है। अब ये वाज को हम सुराही में बदल देते हैं, कभी इसको बॉटल में बदल देते हैं, कभी इसको जो है ना अराफाज सुराही में बदल देते हैं। ये इस तरह का काम है। मैं आपको ये बता दूं, सच्ची कोई भी जो हम बनाते हैं आकृति, उसका जो है ना एक बार से
व्हील पे सब कुछ नहीं बनता है, ये पार्ट वाइज बनता है और पार्ट्स को अटैच करके उसकी डिज़ाइन और शेपों को तैयार किया जाता है। ये उस प्रकार का काम है। जो आप देख पा रहे हैं वो बनाने के लिए मुझे अलग से इसके छोटे छोटे हमने यहाँ दिए का इस्तेमाल किया है और दिए के इस्तेमाल को करके हमने इसको अपना डिज़ाइन का रूप दे दिया है और हम इस प्रकार से इस पर लगा करके और ये चारों तरफ हम जब लगाएंगे इस पर तो ये डिज़ाइन तैयार हो गया। और ये काम जो है ये लेदर हार्ड का काम है। अभी ये 3 से 4 घंटे के बाद में ये इसको अटैच करते हैं। जो मिट्टी की जो स्लिप होती है उसकी सहायता से इसको लगा करके इनको हम अटैच करते हैं और ये हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। इनकी जो शेप बदलने का वो जो तरीका है ये हमारे फिंगर और जो हाथों का कमाल है वो महसूस भी नहीं होता है। और जो ये हुआ ऐसे कि एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस करते रहे हम और उससे क्या है कि हमारे हाथों की जो बैलेंसिंग है वो सही होती गई और अच्छी पोट्री और अच्छी कारीगरी उसी पे आती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जिस काम की उसमें आप उतने ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरे तरीके का आकार आप बना रहे हैं, लेकिन ये जो पत्ती आप यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ये यूज़ हो रही है? ये एक्चुअली क्या है, ये वेस्टेज टुकड़े होते हैं। हमने हमारे औजार जो हैं अधिकतर मैं अपने औजार खुद ही तैयार करता हूँ और लगभग इन जैसा काम होता है उसी तरीके से हम औजार भी बना लेते हैं। और इस तरह का काम भी हर कारीगर को आना चाहिए कि कुछ औजार जो उसके हैं वो अपने आप अपने ढंग से बनाएं और इस्तेमाल कहाँ करने हैं उस चीज़ का भी उसे पता होना चाहिए। और इसके बाद में ये कट करके ये जो दोनों डिज़ाइन हैं ये और इसी प्रकार इस पे भी हमने ये दिया। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, जैसे इस तरह के प्लांटर हैं तो पहले इनका जो है ना वो बॉल तैयार किया जाता है और बॉल तैयार करने के बाद अलग अलग पार्ट्स में जैसे इसके जो लेग हैं, पैर हैं और पूंछ है, मुंह है, इसके अलग अलग व्हील पे पार्ट छोटे छोटे बना करके फिर उसको अपने तरीके से चिपका करके उनको शेप दी जाती है। जैसा कि ये छोटे छोटे दिए उतार के बना के फिर इसको इस तरह लगा करके ये डिज़ाइन जो है और उसके बाद में जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में ये इस प्रकार से तैयार होकर के ये वाज तैयार हो गया हमारा। कितना वक्त लगता है इसको सूखने में? कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं सूखने में और उसके बाद बेकिंग के बाद फिर कलर में जाता है तब पॉट तैयार हो पाता है। तो ये 2-3 दिन बाद ये ऐसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देगा ये 2-3 दिन बाद। ये जो पॉट्स बन रहे हैं ये पहले सूखते हैं फिर उसके बाद इनको बेक किया जाता है। बेक करने के बाद इन पे कलर उतारा जाता है। तो ये जो कलर है ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पे कौन सा कलर होने वाला है? कलर का डिसाइड ऐसा होता है कि शेप को देख करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरीके से हम कलर करते हैं और कुछ हम देखते हैं कि कौन सा कलर इस शेप पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा और कौन सा कलर कितना जम रहा है। जैसे कि नेचर खासकर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा नेचर प्रभावित वाइज करती जैसे है? कि अब हमारा जो है ना ये वाइट जो कलर है अभी ये ज़्यादा चल रहा है तो हम उस तरह के कलरों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप जैसे हम मार्केट में जाते हैं या एग्जीबिशन में जाते हैं तो लोगों की पता लगता है टेस्ट का कि किस तरह के कलर इस समय चल रहे हैं और हम 4-5 कलर बनाते हैं तो उनमें से जो भी अच्छा चलता है फिर प्रोडक्शन उसकी बढ़ती रहती है। ये जो इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कहाँ से लाई जाती है और इसमें ये जो मिक्सचर जो बनाया जाता है कितनी कितनी चीज़ों का बनाया जाता है? जी सोचिए, मैंने पहले भी बताया है कि 4-5 मिट्टियों को मिक्स किया जाता है और ये मिट्टियाँ जो हमारे नियर में हमारे बाजू में NCR में झज्जर से भी आती है मिट्टी, हरियाणा से और हमारे राजस्थान से भी हमारे यहाँ पे मिट्टी आ रही है और जैसा कि मैंने बताया फरीदाबाद से भी मिट्टी आ रही है, गाज़ियाबाद से भी मिट्टी आ रही है। और जो आपने देखा होगा कि जैसे पहाड़ों से जो रेड क्ले निकल के जाती है और उसका जो बिल्कुल जो फाइन मटेरियल रह जाता है उसको हम इकट्ठा करके लाते हैं और वो इलास्टिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है मिट्टी में, अच्छी पॉटरी के लिए।
और जो पॉटरी हम बनाते हैं जैसे कि खाने पकाने के बर्तन हैं, उनमें हम किसी प्रकार का कोई स्टोन पाउडर या सेरेमिक पाउडर नहीं इस्तेमाल करते हैं। किचन वेयर जो बनता है वो बिल्कुल नेचुरल क्ले का बनता है, और जो पॉटरी और ये वाज वगैरह और लैंप वगैरह और प्लांटर वगैरह होते हैं, ये मजबूती के लिए हम उसमें मिक्स करते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये तरह तरह की चीज़ों के लिए तरह तरह ये अलग तरीके से बनाया जाता है हर बारी? ये हर बारी हम जो है ना अलग तरीके से बनाते हैं। किचन वेयर का जो मिट्टी का स्टॉक है वो साल भर के लिए हम अलग रखते हैं, और प्लांटरों के लिए जो मिक्स है वो हम अलग रखते हैं। इसमें कितना वक्त लगता है तैयार होने में, वो हर चीज़ पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप मिट्टी को ले रहे हैं और किस तरीके से आपको इसको बेक करना है। तैयार करने के लिए कोई वो नहीं है, हमें ये देखना है कि हम अब किस तरह के बर्तन बनाएंगे। जैसे कि अब गर्मियाँ शुरू होंगी तो हम दिसंबर में जो मयूर जग शुरू होंगे उनके लिए मिट्टी का अलग बनाने का तरीका है, और उस मिट्टी में ऐसा हम एक वो रखते हैं, उसमें एक घास फूस वगैरह मिला करके, जिसमें कि जो मटका है हमारा मयूर जग है उसमें पोरस ज़्यादा बने, ताकि पानी बहुत ठंडा रहेगा, और उसकी जो टेम्परेचर है वो 350 से 400 के बीच में रहता है। हाँ, पोरस की आपने बात की। जितनी भी चीज़ें इससे बनाई जाती है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी अगर किसी की बोली जाती है तो वो यही है कि वो पोरस बहुत होता है। पोरस होने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का मैंने बना बताया हुआ ना, मिट्टी की फाइन क्वालिटी को बनाना वो हमारा एक्सपीरियंस और तरीका है पुराने ज़माने से ही। और बाकी जो पोरस की बात है, ये पोरस देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मटके वगैरह में ठंडा पानी होता है, और पानी जो हम मटके का जो पानी पीते हैं, आप फ्रिज का पानी 3 बार पिएंगे और मटके का पानी 1 बार ही पिएंगे, ताकि आपकी प्यास बराबर रहेगी, और जो फ्रिज का पानी है वो नुकसान करेगा, और मटके का पानी आपकी सेहत का राज है। तो इसके अगर डिज़ाइनिंग की बात करें, हालांकि अभी डिज़ाइनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन पहले के टाइम पे डिज़ाइनिंग जब की जाती थी और अभी ये जो डिज़ाइनिंग हो रही है, इसमें कितना ज़्यादा चेंजेस है? देखिए, डिज़ाइन में तो हमने बहुत चेंज किए हैं। अब देखो, उसमें हमने मयूर जग बोल रहा हूँ मैं, पहले मटके में हम पानी पीते थे, आज मयूर जग में हमने नल भी लगा दिया है, ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगे, और देखने में एक घर में रखा हुआ जो पीस है वो भी अच्छा लगता है, और दूसरा क्या है कि वो सेफ्टी के दायरे में भी अच्छा है मयूर जग। सर, आप नेशनल अवार्डी हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, उसके बारे में ये है कि मुझे 2008 में स्टेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था दिल्ली सरकार से, और 2008 के बाद में मुझे मेरे पीस का सिलेक्शन हुआ था नेशनल अवार्ड के लिए, और मुझे 2011 में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड को से सम्मानित किया गया था विज्ञान भवन में। और उसके बाद में 2013 में मुझे आबू धाबी जाने का भारत सरकार हैंडीक्राफ्ट से मौका दिया गया, जिसके लिए मुझे वहाँ आबू धाबी में उनके अवार्ड से वहाँ भी हमें सम्मानित किया गया। और उसके बाद में G20, जो कि आर्टिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी देन थी, और पूरी दुनिया को बुला करके G20 में उन्होंने हमारे हस्तशिल्पियों को और दस्तकार को जो उन्होंने सम्मान और बढ़ावा दिया है। दूसरा ये है कि जब G20 चल रहा था उस समय जो है ना, जो आर्टिस्ट हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे और G20 में पार्टिसिपेट जिनका था, तो प्रधानमंत्री जी खुद आए और उन्होंने आकर के इस बात को देखा कि जो आर्ट हमारे यहाँ बन रही है वो आर्ट वाकई जो जिस तरह की क्वालिटी अब हमें इंटरनेशनल पे होनी चाहिए, और उन्होंने उस देख करके उसे भी हमारी आर्ट को काफ़ी आर्टिस्टों को उन्होंने सराहा। टेराकोटा के अलावा भी किसी और आर्ट फॉर्म को आपने कभी ट्राई किया है, कभी रुचि ली है? नहीं, मैंने किसी टेराकोटा के सिवाय मैंने किसी काम को देखा भी नहीं है, और मैं इस काम में मुझे इतना जुनून है कि मैं 2 बार दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ तक के भी मैं इस काम में आज भी कार्यरत हूँ, और मेरा मन अभी भी 60+ में हूँ, पर मेरा मन टेराकोटा के बर्तन और इस कला से अभी भी नहीं भरा है, क्योंकि मेरे को अभी कुछ और भी बनाना है। और जो लोग सीख रहे हैं और काफ़ी सीख चुके हैं, तो उनको भी उस कला के अंदर मैं बताता हूँ कि इसमें ये खामी रह गई है, इसको इस प्रकार से अपने को दूर करना है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रहे हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कई साल से मेरे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी दिए जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान से भी ज़्यादा दिए ऑस्ट्रेलिया में आज बिक रहे हैं। कनाडा, USA, इनमें हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, और मेरा मन है कि ये गांव पूरा एक्सपोर्ट करे एक आने वाले टाइम पे, और हम जो और देश काम कर रहे हैं जिस तरीके से,
उस तरीके से काम करें ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बिल्कुल युवा जो कारीगर हैं, उनको इस सपोर्ट का एहसास हो करके वो काम आगे बढ़े और हमारे यहाँ से जो है ना माल जा करके हमारे पास में जो धन आएगा वो हमारे देश के काम आएगा और हमारे काम आएगा। तो अपने काम को बिल्कुल भगवान का दर्जा दे करके उसमें नए से नए डिज़ाइन लाने का पूरा मन से काम करें, ताकि हमारे जब प्रोडक्ट और अच्छे बनेंगे और डिज़ाइन एक से एक उम्दा होंगे तो मार्केट भी हमारे पास खुद आएगा। धन्यवाद गिरिराज जी, आपने जो हमें इतनी कठिन सी ये आर्ट फॉर्म जो इतनी चुटकियों में इतनी इजीली आपने करके दिखा दिया। स्टार्टिंग के प्रोसीजर से लेके कलरिंग तक आपने सब कुछ दिखाया, सारी बारीकी और सारी डिटेल्स आपने दिखाई, तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ऐसे ही यूनिक और न्यू आर्ट फॉर्म्स देखने के लिए देखते रहिए दस्तकारी की दुनिया। धन्यवाद।